मनोहर हिंदी कहानियां पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की कहानी। उस दिन सुबह से ही आसमान पर बादल छाए हुए थे और सदा की भांति मुझे उदास कर गए थे। न जाने क्यों ये बादल मेरे मन के अंधेरों को और भी अधिक गहन कर देते हैं और तब आरंभ हो जाता है मेरे भीतर का द्वंद्व। इस अंतर्द्वंद्व में मैं कभी विजयी हुआ हूँ तो कभी बुरी तरह पराजित भी हुआ हूँ। मैं आत्मविश्लेषण करते हुए कभी तो स्वयं को दोषी पाता हूँ तो कभी बिल्कुल निर्दोष। सोचता हूँ दुनिया में और भी तो लोग हैं, सबके सब बड़े संतुष्ट प्रतीत होते हैं, या फिर यह मेरा भ्रम मात्र है, अर्थात सब मेरी ही तरह सुखी होने का ढोंग रचाते होंगे। खैर जो भी हो, मैं उस दिन उदास था। उस उदासी के दौर में मुझे अपनी ममता भरी माँ बहुत याद आई। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में मेरे घर में सभी सुख सुविधाएं मौजूद थीं। पिता अच्छे पद पर कार्यरत थे। मैं अपने माता पिता की एकमात्र संतान था। न जाने क्यों, कब और कैसे विदेश देखने तथा वहीं बसने की इच्छा मन में उत्पन्न हो गई। मित्रों के मुख से जब कभी अमेरिका, इंग्लैंड में बसे हुए उनके संबंधियों के बारे में सुनता तो मेरी यह इच्छा प्रबल हो उठती थी। माँ तो कभी भी नहीं चाहती थी कि मैं विदेश जाऊं, क्योंकि ले देकर उनका एकमात्र चिराग मैं ही तो था। एक दिन कॉलेज में मेरे साथ बीएससी में पढ़ने वाले मित्र सुरेश ने मुझे बताया कि उसके इंग्लैंड में बसे हुए मौसा जी का पत्र आया है। वे अपनी एकमात्र पुत्री सुकेशनी के लिए भारत के किसी पढ़े लिखे लड़के को इंग्लैंड बुलाना चाहते हैं। वहाँ और मित्र भी बैठे हुए थे। मैंने बात ही बात में पूछ लिया, सुरेश तुम्हारी बहन सुकेशनी है कैसी? सुनते ही सुरेश ठहाका लगाते हुए बोला, क्यों, तू शादी करेगा उससे? उसका यह कहना था कि सभी मित्र खिलखिला कर हंस पड़े। मैं झेप कर पुस्तकालय की ओर बढ़ गया। उन सब के ठहाके वहाँ तक भी मेरा पीछा करते रहे। उसके कुछ दिन पश्चात मैं किसी आवश्यक काम से सुरेश के घर गया हुआ था। उसके माता पिता भी घर पर थे। हम सभी ने एक साथ चाय पी। तभी सुरेश के पिता ने पूछा, विशेष तुम बीएससी के बाद क्या करोगे? जी चाचा जी, मैं एमएससी में प्रवेश लूंगा। मेरे माता पिता भी यही चाहते हैं। तभी सुरेश की माँ ने मुस्कुराते हुए पूछ लिया, सुरेश कह रहा था कि तुम विदेश जाने के बड़े इच्छुक हो। अपनी बहन की लड़की के लिए हमें अच्छा पढ़ा लिखा लड़का चाहिए। तुम्हें व तुम्हारे परिवार को हम लोग भली भांति जानते हैं, कहो तो तुम्हारे लिए बात चलाएं? मैंने जल्दी से कहा, जी आप मेरे माता पिता से बात कर लें। मैं उन्हें नमस्ते कहकर बाहर निकल गया। अगले रविवार को सुरेश के माता पिता हमारे घर आए। मैंने माँ को पहले ही सब बता दिया था। माँ तो वैसे भी मेरी इस इच्छा को मेरा पागलपन ही समझती थी, लेकिन इस रिश्ते की बात सुनकर वे बौखला सी गईं, जबकि पिताजी तटस्थ थे। न जाने क्यों, यह मुझे ज्ञात नहीं था, परंतु माँ पर तो मानो वज्र ही गिर पड़ा। हम सभी ने एक साथ नाश्ता किया। उन लोगों ने अपना प्रस्ताव रख दिया था। सुनकर माँ बोली, बहन जी एक ही तो बेटा है हमारा, वो भी हमसे दूर चला जाएगा तो यह हम कैसे सह पाएंगे? सुरेश की माँ बोली, बहन जी सहने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। भाई साहब की अवकाश प्राप्ति के पश्चात आप लोग भी वहीं बस जाइएगा। मैंने पिताजी के चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट सहज ही देख ली थी। वे बोले, बहन जी आप हमारी चिंता छोड़ दीजिए, आप बात चलाइए। मैं विशेष की एक फोटो आपको दे रहा हूँ। फोटो की बात चलने पर सुरेश की माँ ने भी सुकेशनी की एक रंगीन फोटो हमारे सामने रख दी। लड़की बहुत सुंदर तो नहीं थी, पर ऐसी अनाकर्षक भी नहीं थी। फिर मैंने भला कब अपने लिए अद्वितीय सुंदरी की कामना की थी। मेरे लिए तो यह साधारण सी लड़की ही विश्व सुंदरी से कम न थी, क्योंकि इसी की बदौलत तो मेरी वर्षों से सहेजी मनोकामना पूर्ण होने जा रही थी। बात चलाई गई और सुरेश के मौसा मौसी अपनी पुत्री सहित 1 माह के उपरांत ही भारत आ गए। मुझे तो उन लोगों ने फोटो देखकर ही पसंद कर लिया था। बड़ी धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। सुकेशनी फोटो की अपेक्षा कुछ अच्छी थी, पर रिश्तेदार दबी जबान से कहते सुने गए कि राजकुमार जैसा सुंदर लड़का अपने जोड़ की पत्नी न पा सका। पिताजी ने मेरा पारपत्र दौड़ धूप करके बनवा लिया था। वह वीजा के लिए प्रयत्न सुकेशनी के पिता अर्थात मेरे ससुर कर रहे थे।
चूंकि सुकेशनी इंग्लैंड में ही जन्मी थी, अतः वीजा मिलने में भी अधिक परेशानी नहीं हुई। शादी के 1 माह पश्चात ही मुझे सदा के लिए अपनी पत्नी के घर जाने हेतु विदा हो जाना था। लोग तो बेटी की विदाई पर आंसू बहाए जा रहे थे। माँ बराबर रोए जा रही थी, परंतु अपनी जननी के आंसू भी मुझे विचलित न कर सके। निश्चित दिन मैं भारत से इंग्लैंड के लिए रवाना हुआ। हवाई जहाज में मेरे समीप बैठी मेरी पत्नी शर्माई सकुचाई ही रही, परंतु जब हम लंदन स्थित अपने घर पहुँचे तो सुकेशनी ने साड़ी ऐसे उतार फेंकी जैसे लोग केले का छिलका फेंकते हैं। मैं क्षण भर के लिए हतप्रभ रह गया। उसने चिपकी हुई जीन्स व बिना बाहों वाला ब्लाउज पहना तो ऐसा लगा कि अब वो अपने वास्तविक रूप में वापस आई है, मानो अभी तक तो वो अभिनय ही कर रही थी। एक क्षण के लिए मेरे मन के अंदर यह विचार कौंध गया कि कहीं इसने शादी को भी अभिनय ही तो नहीं समझ लिया है। पर बाद में लगा कि 22 वर्षीय युवती शादी को मजाक तो कदापि न समझेगी। कॉन्वेंट स्कूल में आरंभ से ही पढ़े होने के कारण भाषा की समस्या तो मेरे लिए बिल्कुल ही न थी। भारत में अटक अटक कर हिंदी बोलने वाली सुकेशनी, जिसे मैं प्यार से सुकू कहने लगा था, केवल अंग्रेजी ही बोलती थी। यहाँ पर आधुनिक सुख सुविधाओं से संपन्न घर मुझे कुछ दिनों तक तो असीम सुख का एहसास दिलाता रहा। सुकू जब फर्राटेदार अंग्रेजी बोलती हुई मेरे कंधों पर हाथ मारते हुए बेशर्मी से हंसती तो मेरे सास ससुर मानो निहाल हो जाते। परंतु मैं आखिरकार था तो भारतीय सभ्यता व संस्कृति की मिट्टी में ही उपजा पौधा, इसलिए मुझे यह सब बड़ा अजीब सा लगता था। पर विदेश में बसने की इच्छा के समक्ष मैंने इन बातों को अधिक महत्व देना उचित न समझा। देखते देखते 1 वर्ष बीत गया था। एकाएक ऐसा लगा जैसे मुझे किसी ने खाई में गिराना चाहा हो। हड़बड़ा कर मैंने देखा, सामने सुकू खड़ी थी। वो मुझे हिला हिला कर पूछ रही थी, विशेष कहाँ खो गए? एकाएक मैं अतीत से वर्तमान में आ गया। विशेष, तुम्हें पिताजी बुला रहे हैं। मैं सुकू के साथ ही उसके पिता के अध्ययन कक्ष में पहुंचा तो वे बोले, बेटा विशेष, मैंने तुम्हारे लिए बर्मिंघम शहर में एक नौकरी का प्रबंध किया है, तुम्हें साक्षात्कार हेतु बुलाया गया है। मैंने हड़बड़ा कर उत्तर दिया, पर पिताजी, मैं तो अभी आगे पढ़ना चाहता हूँ। वे बात काटते हुए बोले, बेटे, यहाँ के हालात दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहे हैं। यहाँ पर काम मिलना मुश्किल होता जा रहा है। वो तो कहो कि उस फैक्ट्री के मालिक मेरे मित्र हैं, अतः तुम्हें बगैर किसी अनुभव के ही काम मिल रहा है। मेरा कहा मानो, तुम बर्मिंघम जाकर साक्षात्कार दे ही डालो। रही पढ़ाई की बात, तो बेटे, तुम्हारे सामने अभी पूरा जीवन पड़ा है। पढ़ लेना जितना चाहो। मुझे उनकी बात में तर्क व अनुभव दोनों ही दृष्टिगोचर हुए, अतः मैं उनकी बात मानते हुए निश्चित दिन साक्षात्कार हेतु बर्मिंघम चला गया। यह डब्बा बंद खाद्य पदार्थ बनाने वाली एक बड़ी फैक्ट्री थी। साक्षात्कार के बाद ही मुझे पता चल गया कि मुझे यहाँ नौकरी मिल गई है। मैं प्रसन्न मन से लंदन पहुँचा व सबको यह खुशखबरी बता डाली। सुकू के माता पिता निश्चिंत हो गए कि दामाद आत्मनिर्भर होने जा रहा है, और सुकू इस बात से बड़ी प्रसन्न हुई कि अन्य लड़कियों की भांति वह भी अब अपना अलग घर बनाने व सजाने जा रही है। ससुर जी ने हमारे साथ जाकर किराए के फ्लैट व अन्य आवश्यक वस्तुओं का प्रबंध कर दिया। हम फ्लैट में रहने के लिए भी आ गए। हमें व्यवस्थित होता देखकर मेरे ससुर 1 हफ्ते के पश्चात लंदन वापस चले गए। हम दोनों बड़े ही उत्साहित और खुश थे। सुकू घर को सजाने की नवीन योजनाएं बनाने लगी, पर उन योजनाओं में मां बनने की योजना भी सम्मिलित रही। यह मुझे बाद में पता चला। 9 माह के पश्चात मैं एक फूल सी कोमल व अत्यंत सुंदर बच्ची का पिता बन गया। सुकू की मां 2 माह पूर्व ही सब संभालने आ गई थीं। इधर मैंने भी कार चलाना सीखना आरंभ किया हुआ था। आशा थी कि ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त होते ही कोई बढ़िया हालत की पुरानी कार खरीद लूंगा, पर बच्ची के आ जाने से खर्चे कुछ ऐसे बढ़े कि मुझे कार खरीदने की बात को फिलहाल कुछ समय तक भूल जाना पड़ा। बच्ची का नाम हमने अनुप्रिया रखा था। समय अपनी गति से बीतता जा रहा था। अनुप्रिया के प्रथम जन्मदिन पर मैंने 2500 पाउंड की एक पुरानी कार खरीद ली थी।
2-3 माह बाद ही एक दिन सुकू ने अपने दोबारा गर्भवती होने की सूचना मुझे दी तो मैं अचंभित रह गया। परंतु सुकू ने समझाया, देखो, यदि परिवार जल्दी ही पूर्ण हो जाए तो बुराई क्या है? 2 बच्चे हो जाएं तो मैं भी जल्दी मुक्त हो जाऊंगी व नौकरी कर सकूंगी। मैं पुनः अपने कार्यों में व्यस्त हो गया। कहना आवश्यक न होगा कि मुझे घर के सभी कार्यों में सुकू की सहायता अंग्रेज पतियों की भांति करनी पड़ती थी। यहाँ तक तो ठीक था, पर मुझे एक बात बहुत खलती थी और वो थी सुकू की तेज जबान व दबंग स्वभाव। मुझसे दबने का तो प्रश्न ही नहीं उठता था, इसके विपरीत वो मुझ पर पूर्ण रूप से हावी हो जाना चाहती थी। यहाँ पर मैं समझौता करने को तैयार न था। फलस्वरूप घर में झगड़े होते रहते थे। इन्हीं झगड़ों के मध्य सुकू ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। मेरी सास इस बार भी यहीं पर थीं। नाती पाकर वो निहाल हो गई थीं। मैंने अपने घर के लिए अनुप्रिया के साथ अनन्या की फोटो खींचकर पत्र व फोटो अपने माता पिता को भेज दी थी कि वे भी अपने पोते की खबर से खुश होंगे। 2 बच्चों की वजह से हमारे खर्चे बहुत बढ़ रहे थे। इस देश में जहां आमदनी अच्छी थी, वहां महंगाई भी बहुत अधिक थी। बच्चों का पालन पोषण यहाँ बहुत महंगा पड़ता है। अतः मैंने कार पर होने वाले खर्चे को बचाने के लिए अपनी कार 2000 पाउंड में बेच दी। यह बात सुकू को बहुत बुरी लगी क्योंकि उसे अब खरीदारी करने के लिए टैक्सी और बसों पर निर्भर रहना पड़ता था। कार बिकने के परिणामस्वरूप प्राप्त 2000 पाउंड को मैंने बैंक में जमा कर दिया था। मैं फैक्ट्री बस से चला जाता था। कार के रखरखाव व पेट्रोल पर होने वाले खर्चे अब बचने लगे थे। अनुप्रिया 2.5 वर्ष की तथा अनन्या 3 माह का हो चला था कि मुझे पता चला कि सुकू नौकरी की तलाश कर रही है। मैंने आश्चर्य भरे स्वर में पूछा, तुम नौकरी करोगी तो बच्चों को कौन संभालेगा? वो चिढ़े हुए स्वर में फुफकारते हुए बोली, अच्छा, तो तुम चाहते हो कि इन बच्चों को संभालने के लिए मैं दिन रात घर में ही घुसी रहूं? इनके लिए तुम्हें चिंतित होने की जरूरत नहीं है, किसी अच्छे शिशु सदन में इनका प्रबंध भी हो जाएगा। मैंने उत्तेजित होकर पूछा, तो क्या तुम दृढ़ निश्चय कर चुकी हो कि नौकरी अवश्य करोगी? तब वो धीरे से बोली, हाँ, विशेष हमें कार की आवश्यकता है, उसके बिना हमारा काम कैसे चलेगा? तब मैंने कहा, हमारा न कहकर केवल अपना काम कहो। बच्चों की देखभाल का उत्तरदायित्व तुम्हें बोझ लग रहा है। कार की आवश्यकता के आगे तुम बच्चों की आवश्यकताओं के महत्व को नकार रही हो। यदि ऐसा ही था तो माँ बनने का शौक क्यों पाला था? पर मेरी इन बातों को अनसुनी सी करती हुई वो ऊपर सोने के कमरे में चली गई और मैं सोचता रहा, यह कैसी नारी है जो भौतिक साधनों के समक्ष अपने ही बच्चों की उपेक्षा कर रही है। अनन्या सिर्फ 3 माह का है, उसे माँ की आवश्यकता है। यह उसे शिशु सदन के भरोसे छोड़कर नौकरी करना चाहती है। क्या 2-3 वर्ष और प्रतीक्षा नहीं कर सकती थी? अंत में सुकू की अनुपस्थिति में मैंने उसके पिता को फोन किया व परिस्थितियों से अवगत करा दिया। सुनकर वे बोले, विशेष सुकेशनी तो आरंभ से ही बहुत जिद्दी है, वो सदा से मनमानी करती आई है। यदि उसने अपने मन में नौकरी करने की ठान ली है तो वो नौकरी करके ही मानेगी। अतः बजाय घर में झगड़ा करके घर का वातावरण विषमय बनाओ, अच्छा यह होगा कि अभी से किसी अच्छे शिशु सदन की तलाश जारी कर दो। मैं सुकू के पिता की बहुत इज्जत करता था, अतः उनकी बात को मानकर किसी अच्छे शिशु सदन की तलाश में लग गया। कुछ ही दिनों बाद सुकू को एक स्कूल में नौकरी मिल गई। तब तक मैं शिशु सदन की तलाश भी कर चुका था। मैं और सुकू दोनों बच्चों के साथ वहां पहुंचे। वहां की संचालिका करीब 35 वर्षीय एक अंग्रेज स्त्री थी। उसने कहा कि वो 25 पाउंड प्रति सप्ताह लेगी। हमने उसे अपने बच्चों के बारे में संक्षेप में सब कुछ बताया और यह निश्चित किया कि अगले दिन से 8:30 बजे हम दोनों बच्चों को वहां पहुंचा दिया करेंगे और शाम को वापस ले जाया करेंगे। घर आकर सुकू ने दोनों बच्चों की विभिन्न आवश्यकताओं व अनुप्रिया की पसंद नापसंद चीजों की सूची बनाई। बच्चों के सारे सामान के बैग के साथ हमने बच्चों को दूसरे दिन शिशु सदन पहुंचा दिया। इस प्रकार बच्चों की समस्या का समाधान हो गया था। सुकू 8:30 बजे दोनों बच्चों को शिशु सदन छोड़ती हुई स्कूल चली जाती थी और लौटते समय उन्हें लेते हुए घर चली आती थी।
कुछ माह यूं ही व्यतीत हो गए। अनुप्रिया कुछ दुबली लगने लगी थी, लेकिन अनन्या का स्वास्थ्य ठीक था। एक दिन सुकु की अनुपस्थिति में मैंने अनु से पूछा, बेटे अनु, तुम्हें शिशु सदन में रहना अच्छा नहीं लगता है क्या? वो पलकें झपकाते हुए मासूमियत भरे स्वर में बोली, पिताजी, यदि मैं कहूँ कि मुझे वहाँ अच्छा नहीं लगता तो क्या माँ नौकरी छोड़ देंगी? छोटी सी बच्ची की इस तर्कसंगत बात को सुनकर मैं खामोश हो गया। उस दिन मैंने मन में सोचा कि जो उम्र बच्चों को माँ के साथ अपने परिवार में गुजारनी चाहिए, वो उम्र उन्हें एक नितांत ही अनजान स्त्री व परिवार के साथ व्यतीत करनी पड़ रही है। परंतु सुकु के पास यह सब सोचने समझने का समय नहीं था। वो तो स्वयं को 100% सही समझती थी। शीघ्र ही उसने कार ले ली। मैं अब भी बस से फैक्ट्री जाता था। देखते देखते 3 वर्ष व्यतीत हो गए। इस अंतराल में हमारे मध्य सैकड़ों बार झगड़े हुए थे। अनु अब प्राथमिक स्कूल व अनन्या नर्सरी स्कूल में जाता था। अब दोनों बच्चों को हम दूसरे शिशु सदन में भेजने लगे थे। जब से बच्चे नए शिशु सदन में जाने लगे थे, तब से सुकु के आने के समय में मैंने आधे घंटे का अंतर लक्ष्य करना आरंभ किया था। एक दिन मैंने उससे पूछा, तुम आजकल समय से नहीं आती हो, कहाँ रह जाती हो? उसने उत्तर दिया, कभी कभी स्कूल के पास रहने वाली पमला के घर चली जाती हूँ। वो मेरी अच्छी मित्र है, चाय के लिए खींच कर ले जाती है। उस समय तो मैं कुछ न बोला, पर मेरे चेहरे के भाव छिप न सके थे। परंतु मुझे सप्ताह में कभी 2 तो कभी 3 दिन उसका देर से आना जरा भी न भाया था। मैं झगड़े की वजह से चुप था, क्योंकि बच्चे भी समझदार हो चले थे और मैं नहीं चाहता था कि वे माता पिता के झगड़ों के प्रत्यक्ष गवाह बने। अतः मैं खून के घूंट पी कर रह जाता। एक दिन मेरे एक भारतीय मित्र अभिन ने बताया, विशेष, तुम्हारी पत्नी तो मेरी गली में रहने वाले पाल के घर अक्सर ही आती है। मैंने पूछा, तुम्हें कैसे पता? भाई, मैं भाभी जी व कार दोनों को ही पहचानता हूँ, वो धीरे से बोला। फिर मैंने स्वयं को सांत्वना देते हुए सोचा कि पमला शायद पाल की पत्नी होगी, पर नहीं, मेरा यह अनुमान भी गलत निकला। मेरे उसी मित्र ने फिर बताया कि पाल अविवाहित है। अब मेरे लिए काटो तो खून नहीं वाली स्थिति हो गई। किसी पति के लिए इससे अधिक शर्मनाक बात भला और क्या होगी कि उसे अपनी पत्नी के गलत आचरण की सूचना किसी तीसरे से मिले। दूसरे दिन में रोज की तरह फैक्ट्री गया, पर काम में मन नहीं लगा। अतः 11 बजे मैंने अपने मैनेजर से अस्वस्थ होने की बात कहकर उस दिन का अवकाश मांगा और सीधे सुकु के स्कूल में पहुंचा। मैं पहली बार वहां गया था, अतः पहचाने जाने का भय भी नहीं था। मैंने एक कर्मचारी से पाल के बारे में पूछा तो उसने कैंटीन की ओर इशारा किया। मैं वहां पहुंचा तो देखा कि पाल और सुकेशनी अगल बगल बैठे हुए कॉफी की चुस्कियां ले रहे हैं और जोर जोर से हंस रहे हैं। लंबे कद का गोल चेहरे व नीली आंखों वाला लगभग 35 वर्षीय अंग्रेज युवक पाल ठहाके लगाता हुआ बीच बीच में सुकु के कंधों को दबाना नहीं भूलता था। जब यहाँ अर्थात सार्वजनिक स्थल पर यह हाल है तो अपने घर पर न जाने क्या करता होगा। यह सोचते ही सुकेशनी के प्रति इतनी घृणा हुई कि इच्छा हुई उसी क्षण अपनी दुष्चरित्र पत्नी के मुंह पर थूक दूं। परंतु वहां पर मैंने कोई दृश्य उपस्थित करना उचित न समझा और सीधे घर लौट आया। उस दिन प्रथम बार मुझे विदेश आने पर पछतावा हो रहा था। इस इच्छा के कारण मैंने अपने माता पिता के अनमोल प्यार को धूल बराबर भी महत्व नहीं दिया था। संभवतः इसी का दंड मुझे मिल रहा था। मेरे हिस्से का प्यार किसी और को मिल रहा था। मेरी पत्नी ने मुझे तो मेरा बेवकूफ समझा था। मैं विश्वास की डोर थामे न जाने कब तक बैठा रहता यदि मेरे मित्र अभिन ने मेरे हाथ से वो डोर झटक कर यथार्थ का दर्शन न कराया होता। आज मैं अपना मनोविश्लेषण कर रहा था, सोच रहा था कि मनुष्य कभी कभी अपनी अदम्य आकांक्षाओं के समक्ष किस हद तक स्वार्थी व लोभी हो जाता है। मैं विदेश आना चाहता था, यह जानते हुए भी कि मैं अपने माता पिता की एकमात्र संतान हूँ और मेरे विदेश जाने से ये लोग कितने अकेले पड़ जाएंगे, उन्हें संतान सुख से वंचित हो जाना पड़ेगा। फिर भी मैंने आगा पीछा सोचे बगैर विदेश गमन की इस अदम्य लालसा के समक्ष स्वयं को इस तरह समर्पित कर दिया जैसे माता पिता से कभी मेरा कोई संबंध ही न रहा हो। यह क्या मेरी भयंकर भूल न थी?
मेरे पिता इतने अच्छे पद पर कार्यरत थे, क्या मेरे लिए योग्य लड़की खोजना उनके लिए असंभव था? मेरे माता पिता अपने पोता पोती का मुंह देखने को तरस गए और मैंने कुछ फोटो भेजकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री समझ ली। उस दिन पहली बार मेरे अंतर्मन ने मुझे अपने माता पिता का अपराधी सिद्ध कर दिया। उसने मुझे बार बार धिक्कारा। मेरे माता पिता ने मुझे भली भांति पाल पोस कर क्या इसीलिए बड़ा किया था कि मैं अपने जीवन से उन्हें दूध में पड़ी मक्खी की भांति निकाल फेंकूं? उस दिन मुझे उनके दुख का अनुमान हो रहा था, वो भी इसलिए कि मुझे भी मेरी पत्नी ने दूध में पड़ी मक्खी की भांति अपने जीवन से निकाल बाहर फेंका था। दूसरे की स्थिति का भान तो तभी होता है जब स्वयं उस स्थिति को भोगना पड़े। शाम को बच्चों को लेकर सुकेशनी घर आई। कपड़े बदलकर अनु व अनन्या टेलीविजन देखने लगे। मैं वहीं बैठा रहा। तभी सुकु भी कपड़े बदलकर आए व चाय के लिए पूछने लगी। नहीं का संक्षिप्त उत्तर पाकर वो स्वयं के लिए चाय बनाने चली गई। थोड़ी देर बाद चाय का प्याला हाथ में लिए हुए वो आई और बोली, विशेष बढ़िया खबर सुनो, मैं स्कूल की ओर से 2 वर्ष के प्रशिक्षण हेतु अमेरिका जा रही हूँ। मैं समझ गया कि मुझसे पूछा नहीं बल्कि बताया जा रहा है। मैंने पूछा, और बच्चों का क्या होगा? बच्चे केवल मेरे नहीं तुम्हारे भी हैं और उन्हें साथ ले जाने का कोई औचित्य भी नहीं है। तब मैंने शांत स्वर में ही पूछा, तुम्हारे साथ और कौन कौन जा रहा है? मेरे ही स्कूल के कुछ लोग। अच्छा, तो एक बात बताओ, उन कुछ लोगों में पमला भी है? एक क्षण के लिए सुकेशनी का चेहरा फक पड़ गया। ऐसा प्रतीत हुआ कि उसे आभास हो गया है कि मुझे उसकी तथाकथित सखी पमला के विषय में सब कुछ ज्ञात हो गया है। फिर भी वो सकपकाए स्वर में बोली, हाँ। तब मैंने उसकी आंखों में गहरी नजर से झांकते हुए पूछा, क्या मैं तुम्हारी इस परम सखी पमला से मिल सकता हूँ? अब चौंकने व स्तब्ध रह जाने की बारी सुकेशनी की थी। वो चकित स्वर में बोली, तुम क्यों उससे मिलना चाहते हो? इसलिए कि मेरी अपेक्षा उसके सानिध्य में तुम अधिक खुश रहती हो और यह मैं स्वयं अपनी आंखों से देख चुका हूँ, मैंने संयत स्वर में कहा। ऐसा लगा कि उस पर किसी ने घड़ों पानी एक साथ उड़ेल दिया हो, पर एकाएक उसने शर्म को उतारकर बेशर्मी का बाना पहन लिया और बोली, ओह, तो तुम्हें पता लग गया है, पर इससे क्या, मैं और पाल अच्छे मित्र हैं। अब मैं चीख पड़ा, मत बतलाओ मुझे कि वो तुम्हारा मित्र है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि इस देश में पले लोगों के मित्र की परिभाषा क्या होती है। यदि ऐसा ही था तो तुमने कभी उसे घर क्यों नहीं बुलाया, मुझसे क्यों नहीं मिलवाया? मुझे पता है, क्योंकि तुम्हारे मन में चोर था, तभी तो उसके साथ सारा दिन स्कूल में व्यतीत करने के पश्चात तुम्हें सप्ताह में 3-4 दिन उसके घर भी मिलने जाना पड़ता था। तुम और पाल अमेरिका जाकर मौज करो और मैं तुम्हारा नामात्र का पति अपनी नौकरी के साथ इन बच्चों का पालन पोषण करूं। शायद ही इस दुनिया में कोई ऐसा बेगैरत पति होगा जो ऐसा करेगा। कुछ क्षण ठहरकर मैं फिर बोला था, तुम्हें पाल अच्छा लगता है ना? तो ठीक है, तुम्हें तुम्हारा पाल, तुम्हारा देश, तुम्हारा सुख मुबारक हो। तुम उसके साथ अमेरिका खुशी खुशी जा सकती हो। पर एक बात ध्यान से सुन लो, हमारे विवाह में तुम्हारे माता पिता ने कन्यादान करके तुम्हारा दायित्व मुझे सौंपा था। यदि तुम मुझसे संतुष्ट व खुश नहीं हो तो मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा, पर इसके पहले तुम पाल के पास जाओ। तुम उसे चाहती हो ना? और वो अभी तुम्हें चाहता है, तो जाओ और जाकर उससे पूछो कि वो तुमसे विवाह करेगा। यदि करेगा तो मैं तुम्हें तलाक दे कर इन बच्चों के साथ सदा के लिए भारत चला जाऊंगा। मैं अपने बच्चों को यहाँ के खुले व बेशर्म वातावरण में खराब नहीं होने दूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि भविष्य में मैं कभी भी तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा। सुकेशनी मुझे आंखें फाड़े देखती रही। ऐसा लगा कि उसे मुंहमांगी मुराद मिल गई हो। वो भौचक के स्वर में बोली, तो तुम्हें कोई एतराज नहीं है? मैं शांत पर खींचे स्वर में बोला, नहीं, 10 लोगों से तुम्हारे बारे में तरह तरह के किस्से सुनने से तो यही अच्छा होगा कि तुम पाल से विवाह कर लो। सुकेशनी उसी समय पस उठाकर बाहर चली गई। उसकी आधी बची चाय में से अभी तक थोड़ी थोड़ी भाप निकल रही थी। मेरे संतप्त हृदय का भी यही हाल था। मैं समझ गया कि वो पाल के घर गई है। मैं दोनों बच्चों को साथ लेकर पार्क में चला गया।
मुझे सुख सुविधाओं से संपन्न इस घर से विरक्ति सी हो रही थी। विरक्ति से उत्पन्न घुटन मुझे सांस नहीं लेने दे रही थी। मैं रोना चाहता था, पर बच्चों के सामने रो भी नहीं सकता था। पार्क में ठंडी हवा में टहलने से मन कुछ शांत हुआ। हाथ में हाथ डाले अनेक जोड़े वहां टहल रहे थे। उन्हें देखकर मैं और भी उदास हो गया। तभी एहसास हुआ कि रात घेर आई है और मैं बच्चों को लेकर घर आ गया। लगभग 10-15 मिनट के बाद ही सुकेशनी के आने की आहट हुई। मैं सोचने लगा कि वो आकर खिले हुए मुख से मुझे एक और खुशखबरी सुनाएगी। मैं उदास व खोया खोया सा बैठा रहा। वो कमरे में आई, पर उदास, निढाल व थकी थकी सी। मैं अभी भी चुप रहा। उस चुप्पी को भंग करते हुए सुकेशनी बोली, विशेष, मुझे क्षमा कर दो, मैं तुम्हारी अपराधी हूँ। मैं तुम से दंड चाहती हूँ, वो यह कि तुम मुझे जिंदगी भर के लिए अपने हृदय रूपी पिंजरे में कैद कर लो। पाल मुझे खिलौना समझकर मुझसे खेल रहा था। विवाह की बात सुनते ही वो साफ इनकार कर गया और बोला, मैंने तुमसे विवाह करने की बात तो कभी सोची भी नहीं। यह बात तुम्हारे दिमाग में आई कैसे? क्या तुम अपने पति व बच्चों को जरा भी नहीं चाहती हो? कैसी औरत हो तुम? जब तुम उनसे प्यार नहीं कर सकी तो मुझसे क्या कर पाओगी? विशेष, मुझे अपनी भयंकर भूल का उसी समय एहसास हो गया। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि ऐसी भूल मैं भविष्य में कभी भी नहीं दोहराऊंगी। मुझे एक और अवसर दे दो, विशेष। मैंने सोच लिया है कि उस स्कूल से अपना तबादला करवा लूंगी। आज से मैं तुम्हारे व बच्चों के प्रति अपने सभी उत्तरदायित्व पूरी ईमानदारी के साथ निभाऊंगी। कहते कहते वो हिचकियां लेकर रोते हुए मेरे पैरों पर गिर पड़ी। मैंने उसे बाहों से पकड़कर उठाते हुए कहा, सुकू, तुम एक भयंकर भूल कर रही थी, पर तुम्हें सही समय पर ही अपनी भूल का एहसास हो गया। यह अच्छी बात है। मैं संकीर्ण विचारधारा का नहीं हूँ, पर मेरा यह दृष्टिकोण है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मर्यादा व सीमाओं में रहना चाहिए। फिर भी मैं तुम्हें क्षमा कर रहा हूँ और तुम्हारे लिए तुम्हारे द्वारा मांगा दंड ही निर्धारित कर रहा हूँ, अर्थात जीवन भर तुम्हें अपने हृदय रूपी पिंजरे में कैद रखूंगा। तुम्हारे लिए यह अंतिम अवसर है और मुझे विश्वास है कि तुम अपनी कही बातों का पालन करोगी। दोनों बच्चे वहीं आ गए थे, जिन्हें सुकू ने अपनी बाहों में समेट लिया। आंसू उसकी आंखों में झिलमिला रहे थे। बच्चों के चेहरों को देखकर ऐसा लगा कि उन्हें वर्षों बाद अपनी माँ मिली हो और मुझे भी एक तरह से उसी दिन अपनी पत्नी मिली थी, क्योंकि सुकू की आंखों में बहते हुए आंसुओं में उसका मिथ्याभिमान, जिद, मुझे साफ बहते दिखाई दे रहे थे। उसी रात हम दोनों ने यह निर्णय लिया कि अपने मतभेदों को बजाय झगड़ा करके और बढ़ाने के, बच्चों की अनुपस्थिति में एक साथ बैठकर सुलझाएंगे। तभी सुकू ने अनुप्रिया व अनन्या का हाथ पकड़कर कहा, चलो बच्चों, तुम्हें कल स्कूल भी तो जाना है। मैंने प्रश्नसूचक दृष्टि से सुकू की ओर देखा तो वो बोली, विशेष, मैं 1 माह की छुट्टी ले लूंगी। मुझे वर्षों से बिखरा घर सहेजना है। मैं कुछ न बोलकर मुस्कुराता रहा। दोनों बच्चे मेरे दोनों गालों पर स्नेह चिन्ह अंकित कर अपनी माँ का हाथ पकड़े खुशी खुशी सोने के कमरे में चले गए। मुझे गहन काले बादलों में रुपहली चमक दृष्टिगोचर हो रही थी, ऐसी चमक जो सूर्योदय की प्रतीक थी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।